पहली बार 43 साल में कोई प्रधानमंत्री भारत का गया और जाके आप देखिए जिस तरह की भत पिटाई है वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस से कुछ सवाल आखिर क्यों नहीं लेते? ये हेला लिन है, नॉर्वे में पत्रकार। जी हाँ, वो लिखती भी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और इन तमाम मुहानों पर हम जिस तरह से फेल हो रहे हैं। ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर, जब मैं आपको ये तमाम जो कमेंट्री कर रही हूँ आपके सामने, इस वीडियो को बार बार देखिए। ये बताता है कि भारत में फ़िलहाल लोकतंत्र को लेकर कितने ख़राब हालात हैं कि दूर देश में बैठी हुई एक पत्रकार ये बता रही है, नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रही है, वो झूठा, गोदी, दरबारी, सरकारी, भांड और नरसंहारी मीडिया भारत का, जिसने कभी ये तस्वीर नहीं दिखाई। और मेरे जैसे पत्रकार, जो आखिरी कुछ पत्रकार बचे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल ताल ठोक के मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम तरह के ख़तरों के बावजूद जो हम आज की सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, ये सब हम ही जानते हैं कि किस तरह का ख़तरा हम उठा रहे हैं। ये देखिए फ़िलहाल वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस से कुछ सवाल आखिर क्यों नहीं लेते? ये हेला लिन है, नॉर्वे में पत्रकार। जी हाँ, पहली बार 43 साल में कोई प्रधानमंत्री भारत का गया और जाके आप देखिए जिस तरह की भत पिटाई है वहां पर। नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह से देश में तमाम मीडिया को मैनेज करके, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके, यहाँ तक कि अदालतों को भी प्रभावित करके, धांधली करके चुनाव में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, सरताज बन रहे हैं, तो जब बाहर जाएंगे तो भी उनको उसी तरह का ओहदा मिलेगा जैसे इजराइल में मिलता है या अरब देशों में मिलता है, जहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक जो देश हैं वो इसकी परवाह नहीं करते कि आप कितने बड़े सरताज हैं, आप कितने चुनाव जीतते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या उन देशों में, उन देशों की मीडिया आज़ाद है, क्या उन देशों के अल्पसंख्यक आज़ाद हैं, क्या उन देशों में मानवाधिकार ठीक जगह पर हैं, क्या वहां महिलाएं आज़ाद हैं। जी हाँ, और इन तमाम मुहानों पर हम जिस तरह से फेल हो रहे हैं। ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर, जब मैं आपको ये तमाम जो कमेंट्री कर रही हूँ आपके सामने, इस वीडियो को बार बार देखिए। ये बताता है कि भारत में फ़िलहाल लोकतंत्र को लेकर कितने ख़राब हालात हैं कि दूर देश में बैठी हुई एक पत्रकार ये बता रही है, नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रही है, वो झूठा, गोदी, दरबारी, सरकारी, भांड और नरसंहारी मीडिया भारत का, जिसने कभी ये तस्वीर नहीं दिखाई। और मेरे जैसे पत्रकार, जो आखिरी कुछ पत्रकार बचे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल ताल ठोक के मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम तरह के खतरों के बावजूद जो हम आज की सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, ये सब हम ही जानते हैं कि किस तरह का खतरा हम उठा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं और उसमें हेला लिन जो हैं वो बाकायदा ट्वीट भी करती हैं और कुछ ही घंटों में ये ट्वीट मिलियंस यानी कि लाखों की तादाद में भारत में और भारत के बाहर पूरी दुनिया में इस ट्वीट को पढ़ा जा रहा है, रीट्वीट किया जा रहा है। इसके बाद वो लिखती भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चंस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि वो देंगे। नॉर्वे जो है नंबर 1 पर है प्रेस फ्रीडम में पूरी दुनिया में, और भारत जो है वो 157वें नंबर पर है। फिलिस्तीन, एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर में ये बैठा हुआ है भारत। वो ये कह रही हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि जिन देशों के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी संबंध बना रहे हैं, उन देशों से हम मुश्किल सवाल पूछें। तो ये बोल रही हैं कि हम जिनसे, यानी सिर्फ अपने ही देश के नेताओं से नहीं, बल्कि उन नेताओं से भी जिनके साथ हम अपने संबंध बना रहे हैं, विदेश संबंध, उनसे भी सवाल पूछे जाएं। मैं सोच रही थी कि हेला लिन से पहले तो देखिए प्रधानमंत्री का मैंने ही इंटरव्यू कर लिया था। ये इंटरव्यू आपने देखा प्रधानमंत्री का? कम से कम सवाल तो पूछे, जवाब दे ना दें। और हेला लिन ने तो ये असली जिंदगी में कर दिखाया। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हुए यहाँ 12 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि दीवार से सर हम मार रहे हैं, ऐसा लगता है। और पूरे तरीके से इसको देखा जाए तो एक सनसनी की तरह से ये वीडियो फैल चुका है, क्योंकि जिस तरह से नेदरलैंड्स के बाद हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर वही हालत हुई है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ कर देखिए ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से उन्हें 32वां सम्मान मिल गया है। एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ अपमान। और मैं कुछ ही पलों का आप इंतजार कीजिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी
कि जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या फजीता हुआ, वो सुनने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिया, ये तो एक लाइन में बात खत्म हो सकती है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी वो ये कि विदेश मंत्रालय नरेंद्र मोदी सरकार के मातहत जब वो काम कर रहा है तो किस तरह से काम कर रहा है। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जो है सम्मान मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इतना बड़ा सम्मान मिला है, आप देखिए 32वां सम्मान पिछले 12 साल में। द ऑनर इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया and is a tribute to enduring friendship between India and Norway. It reflects our shared commitment to global progress. और जाहिर है कुछ ही मिनटों के भीतर हेला को बता दिया गया कि ये तो जॉर्ज सोरोस से स्पॉन्सर्ड हैं, ये तो तमाम विदेश से पैसा मिल रहा है, इसलिए भारत को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी किया और कहा कि आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू राइट दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब लिखना पड़ेगा, कि लेकिन देखिए मैं कोई विदेशी जासूस नहीं हूँ, फॉरेन स्पाई नहीं हूँ किसी भी तरह की, और किसी भी विदेशी सरकार ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मेरा काम है पत्रकारिता करना, और नॉर्वे में मैं पत्रकारिता करती हूँ, लेकिन जिन देशों के साथ हमारे संबंध बन रहे हैं उन देशों के साथ भी, उन देशों के नेताओं से भी मैं सवाल जवाब पूछूंगी। अब जो बताने जा रही हूं मैं आपको, अब जो आप देखेंगे वो सोने की तरह है बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये 14 मिनट का वीडियो, मैं जानती हूँ आपको और भी काम है दुनिया में, बजाय इसके कि आप ये सुने कि विदेश की धरती पर हमारे जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं, और मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये बहुत ही फाइन ऑफिसर्स हैं। भारत की विदेश सेवा पूरी दुनिया में उसकी तूती बोलती रही है एक वक्त में कि हमारे डिप्लोमेट्स जितने बेहतरीन तरीके से डिप्लोमेसी को अंजाम देते हैं, जिस तरह से हम डील्स करते हैं बाकी पूरे दुनिया के साथ, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। पूरी फॉरेन सर्विस जो है वो नेहरू के जमाने से ही उसकी एक शोहरत है। लेकिन आज मोदी काल में मुझे दुख होता है कि हमारे दौर के जो अधिकारी हैं और फाइनेस्ट ऑफिसर्स ऑफ आवर टाइम्स, उनको भी किस तरह से डिफेंड करना पड़ रहा है अपनी सरकार को। यही एक तरह से उनकी जिम्मेदारी भी है। तो मैं उनको दोष नहीं देती कि जिन शब्दों में यहाँ हमारे अधिकारी इसको बात कर रहे हैं, लेकिन ये 14 मिनट आप नहीं देख सकते। मैंने इस 14 मिनट को आपके लिए देखा है, और मैं आपके लिए इसका एक सारांश पेश करना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि जब नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, उसके बाद जो पत्रकार थी ये नॉर्वे की, ये लिफ्ट में भी उनका पीछा उन्होंने किया, और वहां पर भी उन्होंने कहा लिफ्ट मेरे ऊपर, मेरे चेहरे पर बंद कर दी गई। तो जाहिर है वहां उन्हें जवाब नहीं मिला, और कहा गया कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकार वहां पर मौजूद थे, गिने चुने पत्रकार भी थे। मैं वहां पर देख रही थी कि हमारे सरकारी जो चैनल्स हैं उनके पत्रकार भी वहां बैठे हुए हैं। वो तो बेचारे सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनको तो इस बात की इजाजत भी नहीं है कि वो वहां अपनी मर्जी से सांस भी ले सके। सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर नॉर्वे की प्रेस सवाल पूछ रही थी प्रधानमंत्री मोदी से, तो हमारी प्रेस भी तो गई थी प्रधानमंत्री जी के साथ। 43 साल बाद कोई नेता वहां गया, कोई प्रधानमंत्री, तो हमारी प्रेस नॉर्वे के नेता से सवाल पूछ लेती। इसमें क्या बात थी? सवालों का की आवाजाही, आदान प्रदान तो होते रहना चाहिए। 14 मिनट का ये वीडियो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी काल में विदेश नीति को किस तरह से बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, जो बताती है कि जो वेस्टर्न आइडिया है डेमोक्रेसी का वो कितना खोखला है, और जो हमारी हजारों साल की सभ्यता है जहां महिलाओं के साथ, तथाकथित निचली जातियों के साथ, इसके अलावा हम देखते हैं कि हर तरह के वो लोग जो सामाजिक रूप से जिनको पकड़कर नीचे रखा गया, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हमने की है, और उसको हम कहते हैं कि हमारी हजारों साल की सभ्यता। तो यहाँ ये पत्रकार शुरू करती हैं और पूछती हैं कि वाई शुड वी ट्रस्ट यू, हम क्यों आप पर विश्वास करें? क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है उसे आप बंद कर देंगे? और जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, वो क्या क्रिटिकल प्रेस, यानी वो प्रेस जो सवाल पूछता है आम जनता के बिहाफ पर, क्या आप उससे सवाल लेंगे? क्या आप ये वादा कर सकते हैं? इस पर आप ये देखिए विदेश मंत्रालय, उन्होंने कहा मेरे पास अभी जवाब दीजिए। जब उन्होंने कहा, विदेश मंत्रालय के जो हमारे सेक्रेटरी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम दूसरों से भी सवाल ले लेते हैं। सीबी जॉर्ज जी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा दूसरे पत्रकारों से, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मेरे सवाल, आप मुझे फॉलो अप भी पूछना है तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आइए सुन लेते हैं। I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister
start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. No, Like now. please. We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and then question. I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. उसके बाद दूसरे पत्रकार ने, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसका दूसरे पत्रकार ने कहा कि बताइए 43 साल में जो है वो पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आया है इंडिया का, तो अभी क्यों आने के लिए तय किया गया? और उसके बाद बोला कि कुछ साल में ही आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। इस जिम्मेदारी को आप कैसे, जो पावर आपको मिलेगी, इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? सोचिए आप, कितना बुनियादी सवाल है। मुझे लगता है कि 8वीं क्लास का बच्चा भी जो पढ़ता है सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, वो तो ये सवाल पूछ सकता है, लेकिन हमारी प्रेस को शायद मालूम ही नहीं है कि ये सवाल क्या होते हैं। इस पर जवाब, दोनों का सवाल इकट्ठा किया गया और उस पर जो है सीबी जॉर्ज जी ने जवाब देना शुरू किया। मैं हैरान थी, परेशान थी कि 20 सेकंड के सवाल का जवाब 15 मिनट तक, यानी 14 मिनट तक ये पूरा जवाबों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने पूछा इस पत्रकार ने कि आप ये बताइए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, प्रेस की आजादी पे क्या कहते हैं आप भारत में, और क्यों हम आप पर विश्वास करें? हमारे जो हैं अधिकारी शुरू होते हैं और वो कहते हैं कि भारत जो है वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। इसके बाद वो कहते हैं हमने इजाद किया जीरो को, हमने इजाद किया चेस को, हमारे यहाँ से योगा पूरी दुनिया को हमने दिया। इसके बाद वो वापस आ जाती हैं और वो कहती हैं कि सुनिए सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो वो कहते हैं ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो वो कहती हैं लेकिन मैं आपकी मेहमान हूँ, आपने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। उसके बाद बात होती है तो आगे बढ़ते हैं हमारे अधिकारी एमए के और कहना शुरू करते हैं कि हमने कोविड से हम बाहर निकले और इसके अलावा हमने पूरी दुनिया की मदद की, पूरी दुनिया के आगे हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मदद की हमने। दुनिया ने हम पे विश्वास किया, 100 देशों से ज्यादा ने हम पे विश्वास किया। उसके बाद वो कहते हैं तो इसलिए हम जो है नेता है पूरी दुनिया के। फिर ये कहा कि हमने G20 को होस्ट किया, एक बटी हुई दुनिया थी, और उसके बाद हमने बटी हुई दुनिया को एक किया। फिर से रिपोर्टर आ जाती है, यानी पूरा आप ये देखिए रस्साकशी जिसे कहते हैं किस तरह से चल रही है हमारे अधिकारी और साथ साथ इस रिपोर्टर के बीच। वो फिर से सवाल करती है और पूछती है, कहती है कि मैं आपको आंकड़े देना चाहती हूँ कि आपके यहाँ भारत में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। इस बात पे सीबी जॉर्ज जी फिर वापस आ जाते हैं और फिर वो अपनी दास्तान शुरू करते हैं और कहते हैं भारत तो संविधान से चलता है। पिछले चुनाव में 100 करोड़ लोगों ने, 1 बिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट इलेक्शंस वी कंडक्टेड। उसके बाद वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण होता है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर भारत में होता है। पूरा संविधान एक तरह से वो पढ़ने लगे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए उनको तो संविधान याद है। ये अलग बात है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इसको एक पाक किताब की तरह लिख दिया इस संविधान को और उसके बाद उस किताब को अपने घर के सबसे ऊंचे मचान पर रख दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सबको बराबर के अधिकार हैं, सबको बराबर के अवसर भी हैं और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमने कई विकसित देशों से पहले दिया। सुन लेते हैं। We supplied we supplied medicines to 150 countries. That brings trust. And that is what the world is trusting us. Let me give you an example. We organized the G20 summit, in 2023. It was a divided world. World was divided immediately after the Ukraine-Russia conflict. In a divided world, what did India do? India was able to bring the world together. Before the 2023 G20 meeting, there couldn't be a joint declaration. After the G20, which India held in 2024, there couldn't be a joint declaration. But when India organized the G20 in 2023, what happened? The whole world, despite the differences, came together and we were able to adopt a common global declaration, the Delhi Declaration. This shows the trust of the world towards India. Another example. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question, let me answer. You ask me a question, let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. You ask the question,
Don't ask me to answer in a particular way. Let me answer. I will answer. Your first question was on trust on India. You know what India did when we were doing the G20? We, immediately before that, we did 3 summits. This is the Voice of Global South Summit. Why did we do that? 125 countries participated in the summit when my Honorable Prime Minister did that summit. We used that summit to understand and appreciate the challenges that the Global South faces. We were able to understand it, appreciate it, and bring those challenges and their aspirations to the main table of the G20. This is appreciated. This is what brings trust to the table. Then what did we do? First time in the history of G20, we were able to get African Union as a permanent member of G20. This brings trust to the table because we were able to get the aspirations and challenges of the entire African continent, which was ignored, brought to the main table of G20. This brings trust to the world, and that is what we enjoy. We recently organized the AI Summit, Artificial Intelligence Impact Summit. Again, the trust the world has on India was visible there. First time in the history of AI Summit, we had a summit where large number of 20 world leaders came and participated in it. What did my Prime Minister said? We want a human-centric AI, which helps the entire humanity. That is what India is, and that is what is appreciated by the world. That brings in trust to the world. Now she has left. On the issue which she asked about human rights, let me mention this. India is a country which is based on a constitution. India is the largest democracy in the world. Last time when we had the democracy, we had the elections in India, the participation was almost 1 billion people. That is the festival of democracy happened in India. And India is a country, very few countries in the world has that, where there is a peaceful transfer of power happens, and it happens in India. So India has a constitution, which I'm sure that some of you are aware of. It was established immediately after our freedom struggle. Again, a freedom struggle led by Mahatma Gandhi, peaceful way, peaceful, non-violent. That is why the United Nations celebrate his birthday, October 2nd, and International Non-Violence Day. So we have a constitution. इसके बाद आगे यहाँ बात खत्म नहीं होती, क्योंकि ये 14 मिनट की बातचीत है, यहाँ खत्म नहीं होती। प्रेस की आज़ादी पे वो कहते हैं कि 200 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे यहाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो उसका पूरा माहौल है। और आप देखिए, आप कोई ऐसे ही बेकार सा कोई एनजीओ है, कोई रैंडम एनजीओ खबर दे देते हैं और आप उस पर यकीन कर लेते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। और हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, सिर्फ पिछले आज़ादी के 80 सालों में नहीं, बल्कि 1000 साल से हम एक लोकतांत्रिक सोसाइटी हैं। और बाकी देशों में एक ही जो है नस्ल होती है, क्योंकि बाकी नस्लों को खत्म कर दिया जाता है। हमारे यहाँ देखिए आप किस तरह से हम जो हैं वो तमाम तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, अलग अलग रंग के, रूप के, मजहब के। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात जॉर्ज जी की, और मैं सोच रही थी किसी को तो ये याद है भारत में कि हम क्या हुआ करते थे। वो अलग बात है सीबी जॉर्ज जी कि हम जो हुआ करते थे, जिस पर हम फख्र किया करते थे, जो हमारे लोकतांत्रिक देश की बुनियाद थी, जो जड़ थी, अब वो हम नहीं हैं। हम खुद इस मेहनत से अर्जित किए गए कमाए हुए लोकतंत्र को हम रेशा रेशा, तिनका तिनका बिखेर रहे हैं। और आज दुख होता है कि जिस लोकतंत्र की जड़ें जमाने में हमें 60-65 साल लगे, पिछले 10-12 साल में उस लोकतंत्र को तबाह करने में हम उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत इस लोकतंत्र को बनाने में हमने की। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अनोखा मौका था मेरे जैसे पत्रकारों के लिए कि जो सवाल हम करते रहे, जो बात हम करते रहे, वो विदेश की धरती पर एक विदेशी पत्रकार कर रही है। और यकीन जानिए आप, मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, थोड़ा दुख भी हुआ, हल्का सा सर भी झुक गया कि मेरे देश की हालत ये हो गई है कि विदेश के पत्रकार विदेश की धरती पर मेरे देश के प्रधानमंत्री से इस तरह के असुविधाजनक सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं,
उस प्रधानमंत्री को, उस सरकार को मैं कैसे डिफेंड करूं जिसने लोकतंत्र होने के बावजूद, संविधान होने के बावजूद, प्रेस की आजादी होने के बावजूद 12 साल से जिस नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कंडक्ट की है, उन नेता को मैं कैसे डिफेंड करूं या कौन डिफेंड कर सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जो प्रधानमंत्री के साथ जो ये सुलूक हुआ है विदेश की धरती पर एक विदेश के पत्रकार के साथ, जिसको राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो छिपाने के लिए जब आपके पास कुछ होता है तभी आप उसको छिपाते हैं, राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सोचते हैं आप इस पूरी घटना के बारे में। और हमारे जो एमईए के अधिकारी हैं वो जो डिफेंड करके आए हैं इस पूरे ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड को, मैं कुछ बिंदुओं में आपको बताना चाहती हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड किस तरह से, क्यों ये पत्रकार कह रहे हैं। आप सोचिए, अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है और सारा डेवलपमेंट, मैं 12 साल का लेखा जोखा आपके सामने पेश नहीं कर रही हूँ। उमर खालिद को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर टिप्पणी की है कि उनको बेल क्यों नहीं दी जा रही है। ये अभी हुआ है इसी कुछ घंटे के भीतर, जब प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा पर ही थे। खुद उन्होंने, अदालत ने अपने ही जजमेंट की आलोचना की है कि क्यों 5 साल से इन लोगों को जेल में सड़ा रखा है। आप ये देखिए किस तरह से पूरे तरीके से आरोप लग रहे हैं कि धांधली करके चुनाव जीता गया है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि 91 लाख लोग बाहर रखे गए इस प्रोसेस से, जिसमें 27 लाख लोग जिन्होंने अप्लाई किया कि हमारा वोटर जो कार्ड है उसको बना दिया जाए और हम नागरिक हैं भारत के, हमें वोट देने की इजाजत दी जाए, उनको इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा गया। जी हाँ, और इसके अलावा भी आप ये देखिए कि किस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पूरे चुनाव का जो जिस तरह से कंडक्ट किया गया इन 5 राज्यों में, उसकी प्रक्रिया न सिर्फ कि चुनाव में क्या हुआ जब वोट डाले गए उसके बाद जब वोटों की गिनती हुई, बल्कि जब जो ये प्रक्रिया चल रही थी चुनाव में, इतने बदतरीन भाषण दिए गए असम के अब जो मुख्यमंत्री हैं उनके जरिए भी, और दूसरे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, उनके जरिए भी बदतरीन तरीके से एंटी मुस्लिम, जेनोसाइडल जिसे मैं कहती हूँ नरसंहारी भाषा का इस्तेमाल किया गया, पूरे तरीके से नफरती भाषा का, तब जाके इन चुनाव को कंडक्ट किया गया। कैसे हमारे अधिकारी इस रिकॉर्ड को डिफेंड कर सकते हैं? मुझे बताइए आप ईमानदारी से।